हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका ज्योति कॉमर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट थर्ड या फिर क्लास थर्ड। ठीक है जी। हमारी एक घंटे की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट का कोर्स हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने आपको करा दिया था इकोनॉमिक सिस्टम, करा दिया था इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी दोनों करा दी थी। अब हम करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन बिजनेस, कि बिजनेस में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। और पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, लीगल इन्वायरमेंट। क्या पढ़ेंगे सर? लीगल इन्वायरमेंट। ओके। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। इन तीन चीजों को आज हम कंप्लीट करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019, इस एक्ट को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, मैं अपना कंटेंट पर पहुंच जाती हूँ, जहाँ ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, कैपिटलिज्म वगैरह ये सब कुछ हो चुका है। फिस्कल पॉलिसी ये भी करा दी थी मैंने आपको। ओके, हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे ये टॉपिक, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है और ये बिजनेस इन्वायरमेंट पर कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है और ये बिजनेस इन्वायरमेंट पर किस तरह इफेक्ट डालता है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट प्ले वेरी क्रिटिकल रोल्स इन द रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हमें बिजनेस को करने के लिए रूल रेगुलेशन की जरूरत होती है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हम अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन सब के लिए हमें एक रूल की जरूरत होती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो हमें बहुत ही मेजरली इफेक्ट करता है ये बिजनेस ऑपरेशंस पर। ठीक है जी, बट मैनी टाइम इट बिकम ऑब्स्टिकल्स। कई बार इसका यूज भी नहीं होता। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, जैसे कि रूल बनाता है, ठीक है, रेगुलेशन बनाता है, लॉ निकालता है। गवर्नमेंट इसका मेन रोल अदा करती है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में मेन रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बनाती है? रूल्स बना कर देती है, लॉ बना कर देती है, डे टू डे, जिससे हमारे डे टू डे फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से स्मूथ तरीके से चलते रहे। उससे बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं दैट इफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे कि अब हमारे इंडिया में बीजेपी है। अब 2024 में चुनाव होंगे, आई डोंट नो कौन सी सरकार आएगी, तो ये सब नए रूल रेगुलेशन निकालेगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिंसिरियो ऑफ ए कंट्री ग्रेटली इम्पैक्ट द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, कि उसका स्नैरियो कैसा है, पॉलिटिकल किसी कंट्री का पॉलिटिकल स्नैरियो कैसा है, वो हमारे ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस पर इफेक्ट डालता है। अगर वहां पर क्या है, देयर इज ए लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ अनइवन वर्किंग पैटर्न्स आएंगे। कोई गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाल दिया, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने हटाकर दूसरा रूल निकाल दिया। तो गवर्नमेंट इम्पोज करती है रिस्ट्रिक्शंस इन डिफरेंट सेक्टर्स इन टर्म इफेक्ट द बिजनेस लार्ज स्केल्स। बिजनेस के जो ऑन द लार्ज स्केल बिजनेस पर ये बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, अगर उधर स्टेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट। उसके बाद है टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट ही लॉन्च करती है। ठीक है, टैक्स जो होती है गवर्नमेंट लगाती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जिसका बिजनेस ऑपरेशंस पर। टैक्स बिजनेस टू बिजनेस, एक्टिविटी टू एक्टिविटी लगाए जाते हैं, अलग अलग सबकी रेट होती हैं। ये गवर्नमेंट ही इसका एज ए रेगुलेटर काम करती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, जो कि मनी का सप्लाई, जो क्या करता है, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में है कितनी, उसको कंट्रोल करता है। हमने कल पढ़ा था, इसको आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑन द डे टू डे बिजनेस, डे टू डे बेस पर। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट निकालती है, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स लॉ क्या होगा, रूल क्या होंगे, नोटिफिकेशन क्या होगा, ये सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, FTR, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें कुछ रूल रेगुलेशंस की जरूरत होती है, जिसमें गवर्नमेंट का मेन रोल आता है। गवर्नमेंट जो होती है सेट करती है वेरियस रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि एक्जिम पॉलिसी,
फॉरेन पॉलिसी एसेट्रा, जो कि हमारे डे टू डे फंक्शंस में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में हमें एंटर करना है या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें जाना है, ग्लोबल लेवल पर हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट का फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। और ये सब क्या कौन निकालती है? गवर्नमेंट निकालती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है मॉड्यूल कोड कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती है, जो बेस करता है, ठीक है, UNCITRAL मॉड्यूल पर। ठीक है जी, डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ये सारा कुछ किसमें आता है? फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन में आता है, जो गवर्नमेंट निकालती है। उसके बाद हाउ टू गवर्नमेंट इफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो किस तरह, अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम किसी कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस कंट्री की, वो किस तरह इफेक्ट डालेगी। बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, जो कि रेगुलेट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। ठीक है जी, मैनी टाइम गवर्नमेंट इटसेल्फ स्टार्ट करती है प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक गुड्स लाइक द इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, इनको कंट्रोल करती है, चेक करती है कि उनका प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चेक ऑन द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स का भी जो मतलब प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनका भी काम वो चेक करती है। कुछ कंपनियां तो वो खुद भी रखती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है जी, और एयरपोर्ट्स वगैरह, एयरलाइंस वगैरह, ये सारा कुछ वो खुद भी मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, और कुछ प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को भी वो कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट यूज इट्स टैक्सेशन टूल्स एंड सब्सिडीज, उस पर तो वो टैक्स लगाती है, उसको सब्सिडीज दे देती है, उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जैसे कि सब्सिडी देगी तो प्रमोट करेगा प्रोडक्शन। ठीक है, सब्सिडी एंड टैक्स में कंसेशन दे देती है, ठीक है, जिससे प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर को। हायर टैक्स इम्पोज कर देती है कई बार किसी गुड्स पर, जैसे कि अल्कोहल कम सेल हो, सिगरेट, ठीक है, जिससे ज़्यादा महंगे होंगे लोग कम खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट फ्रेम्स करती है, अपडेटिंग करती है लेबर लॉ, कि हमारी कंट्री में जो लेबर है उनके साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है जी, फ्रेम करती है बहुत सारे रेगुलेशंस को। ठीक है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टमेंट द कंपनीज इन टैक्स हेवंस। ठीक है, तो ये सब को हम करती है, गवर्नमेंट करती है। हाँ जी, उसके बाद गवर्नमेंट जो होती है पॉलिसी बनाने में भी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। ठीक है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। प्रमोटिव पॉलिसीज के केस में गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स निकालती है, प्रमोट करती है स्मॉल बिजनेसेस को एंड एंटरप्राइज को। ठीक है जी, उन पर कम लोन पर ही उन्हें क्या, सॉरी, कम इंटरेस्ट रेट पर ही उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, उन सबको। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, गवर्नमेंट इम्पोज करती है बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ वेरियस प्लेयर इन द मार्केट, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को वो बैन कर देती है, बहुत सारे प्रोडक्ट को बैन कर देती है सोसाइटी में आने से। जैसे कि बैन किया गया प्लास्टिक बैग, ये हार्मफुल था फॉर द सोसाइटी, दैट्स वाई इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ओके, उसके बाद क्या है, रेगुलेटरी रोल्स, रेगुलेटरी रोल भी अदा करती है, जैसे कि क्या करती है, टैक्स लॉ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टमर टैक्स, एसेस टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। रेगुलेटरी मेजर करती है द गवर्नमेंट्स, रेगुलेटरी रोल अदा करती है, क्या करती है, रेगुलेटरी रोल अदा करती है। ओके, उसके बाद कस्टमर पैटर्न्स, गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट, सॉरी, गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट बायर ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट, कस्टमर्स का भी प्रोडक्शन करती है। ठीक है, उन्हें कोई मतलब ज़्यादा रेट पर ना दे दे, या फिर उनकी शिकायत के लिए सब कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाती है। ओके, उसके बाद पेट्रोनिज्म रोल्स। ठीक है, पेट्रोन्स रोल भी अदा करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फंड्स बिजनेसेस को एंड बाय करती है प्रोडक्ट्स फॉर इट्स यूज इन द डिपार्टमेंट टू पब्लिक रिलीफ एंड असिस्टेंस के लिए। ठीक है जी, उनका प्रोडक्ट भी परचेज कर लेती है, जैसे कि पब्लिक रिलीफ के लिए, जैसे कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बांग्लादेश सिप लैब बैंक्स, बांग्लादेश सिप लैब बैंक्स, then
इसने क्या किया था, लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग फंड्स फॉर द इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिए थे। गवर्नमेंट परचेज करती है राइस एंड बीट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। सीजन क्या करती है गवर्नमेंट्स की, वो मंडी वगैरह लगी होती है उनमें, वो उसका गेहूं वगैरह सारा कुछ परचेज करती है, ठीक है जी। ओके, चलिए। डायरेक्शन ओरिएंटेड रोल्स भी अदा करती है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोवाइड करती है डायरेक्शन बिजनेस को कि उनको इस तरीके से काम करना चाहिए, जैसे कि 1994 बैंक कंप्यूटर्स एक्ट 1991, फिस्कल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंडस्ट्रीज पॉलिसी, ये सब क्या है, एज ए डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इधर हो गया ये टॉपिक फिटनेस। अब हम पढ़ते हैं लीगल एनवायरनमेंट। क्या पढ़ते हैं, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट से समझ आ रहा होगा कि इसमें कुछ रूल रेगुलेशन लीगली ही होंगे। प्रॉपर लीगल एनवायरनमेंट हेल्प करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हमारी ऊपर की तरफ जाती है। टैक्सेशन इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है जी। उसके बाद अदर रेगुलेटरी मेजर्स हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं राइट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के राइट को भी, एंड सेव देम फ्रॉम द एक्सप्लोरेटेशंस एंड अदर इलीगल फैक्टर्स से भी ये क्या करते हैं, सेव करते हैं कंज्यूमर को कि कोई उनका मिसयूज ना कर ले, ठीक है। ये होता है लीगल। तराजू में बराबर तोलना है, वरना वो केस कर देंगे। हाँ जी, लीगल इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट मीन होता है परसुइंग योर अकेडमिक, वाइल परसुइंग योर अकेडमिक, डोंट वरी रीड दिस। चलिए बता रहा है ये, रेफर टू, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का रूल होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जो कि ओवरसी करती हैं, सपोर्ट करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं बिजनेस इकोसिस्टम को इनसाइड द नेशन, ठीक है जी। नेशन बहुत सारे लॉ बनाता है, कोई कंट्री, हर कोई कंट्री अपना अपना लॉ बनाती है, ठीक है। उनको पास करती है, अमेंडमेंट करती है, रीअप्लीट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। जज चूजन बाय द डिफरेंट कमिटीज, एजेंसीज, फेडरल, स्टेट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, कोर्ट एक्शंस वगैरह, इसमें क्या होता है, ये सब लीगल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। कोई भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है तो उसको लीगली, मतलब गवर्नमेंट उस पर अपना मोहर लगाती है। अगर कोई उसको रूल को तोड़ेगा तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो अपना जो रूल बनाती है तो क्या करती है, पहले उसको पास करती है, और अगर अमेंडमेंट करने का कोई उसमें चांस है कि उसको चेंज करना चाहिए तो उसको चेंज करती है, अदरवाइज नहीं करती है, ठीक है जी। तो कंपोनेंट क्या होते हैं लीगल एनवायरनमेंट का, बिजनेस रिलेटेड। हाँ जी, एंटी ट्रस्ट लॉ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस ऑल्सो इंटाइटल, बहुत सारे इसमें लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं, रेगुलेट करते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज को, ठीक है जी। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस कुछ दिए गए हैं, चलिए समझते हैं। एंटी ट्रस्ट लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ इज द अनदर नेम ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ फॉर द, सॉरी, कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव लॉ है इस उसका दूसरा नेम क्या है, फॉर एंटी ट्रस्ट लॉ, बाई कंट्रोलिंग द कॉर्पोरेशन एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कॉर्पोरेशंस, ठीक है। और उसके बाद इसका एम होता है कि एक अच्छा कंपटीशन हमारे जो मार्केट है उसमें होना चाहिए, ठीक है। मोनोपोली, ओलिगोपोली इंडिकेट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स को। एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर बाय द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन का एम होता है कि वो प्रमोट करें फेयर, फेयर मीन्स अच्छा कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि आपने मोनोपोली ही हासिल कर ली है, या फिर दूसरे आपका जो दूसरी मार्केट से आप आ रहे हो और आपका कॉस्ट से भी कम आप प्राइस पर बेच रहे हो, इसकी 10 तो उसका लिमिटेड प्राइस ही है, इतना तो होना ही चाहिए। आप उसको दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट ऑफ मार्केट करने के लिए उसको 2 रुपये में बेच रहे हो, तो ये क्या है, अनफेयर कॉम्पिटिशन मार्केट। तो इसके लिए एंटी ट्रस्ट लॉ बनाए गए जिसको हम कॉम्पिटिटिव लॉ कहते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंट से रिलेटेड कि हमारा जो एनवायरमेंट है लगातार डिग्रेशन हो रहा है उसका, उसके कारण, तो इलीगल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, तो उसके लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को सी इफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट लॉ
बनाया गया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट न डाले। उसके बाद लेबर लॉ बनाया गया। हर एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट्स, ये सब एक नेशन में होते हैं। तो क्या बनाया गया कि लेबर्स के साथ अच्छा बिहेवियर हो, उनके राइट का सेफ रहें, ठीक है, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, उनका मिनिमम वेजेस होना चाहिए, ठीक है, फिक्स वर्किंग आवर होना चाहिए, मिनिमम वेजेस होना चाहिए, ऐसा नहीं उन्हें एज अ मशीन समझा जाए। पब्लिक हॉलीडेज उनको मिलने चाहिए, ठीक है, अगर कोई कुछ हो गया है उनके घर में तो क्या होना चाहिए, उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए, लीव मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, लेबर लॉ बनाया गया था। एम्प्लॉई, वुमेन जो होती हैं, एम्प्लॉयर ऑफ ए वुमेन मस्ट गिव पेड मैटरनिटी लीव्स बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चिल्ड्रंस। अगर कोई वुमेन काम करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में से, कि टीचर वगैरह होती हैं, तो उनको छुट्टियां मिलती हैं 6-6 महीने की। प्रमोट करना है हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, ये भी एक लीगल इन्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लीगल राइट होता है इनोवेशन, डिजाइन क्रिएट करने का। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कि आपने जो प्रॉपर्टी बनाई वो आपकी ही रहेगी, आप उस पर क्या कर सकते हैं, लीगली उसे अपना बना सकते हैं। हाँ जी। सोशल इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ लीगल इन्वायरमेंट के टाइप पढ़ लेते हैं। फ्यू इंपोर्टेंट टाइप ऑफ लीगल इन्वायरमेंट विच इफेक्ट द कंपनीज आर डिस्कस बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट जैसे कि रूल रेगुलेशंस, ठीक है, सोशल इश्यूज के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशंस, इशू द ह्यूमन राइट्स, जैसे कि लाइक ह्यूमन राइट्स को इशू करना। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एक स्पेसिफिक रूल होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, जो क्या करते हैं, विच आर फॉलो बाय द कंपनीज के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि अनएथिकल एक्ट को अवॉइड करें। इसमें इंक्लूड होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड प्रोटेक्टिंग द ट्रेड सीक्रेट लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद इंटरनेशनल लीगल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल लीगल रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट एक्टिविटीज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल बिजनेस करता है, तो उसके लिए इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रेड लॉ, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या एग्रीमेंट्स हो सकता है, रेगुलेशंस, ठीक है जी। उसके बाद रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मीन फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक का सेफ्टी होना चाहिए, ठीक है जी। एंड फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशंस एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद रेगुलेटरी हो गया था। डोमेस्टिक लीगल इन्वायरमेंट, एक कंपनी इन स्पेसिफिक कंट्री ऑपरेट करती है अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है जी। जो डोमेस्टिक लीगल इन्वायरमेंट उसको हम बोलते हैं कि हमारे डोमेस्टिक मतलब हमारी खुद की कंट्री में लीगल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि थ्री फेज लॉ, लोकल, स्टेट, सेंट्रल, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, या फिर सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, ये क्या आते हैं, 3 फेजेस होते हैं डोमेस्टिक लेवल पर। जैसे कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट भी है, स्टेट भी है, सेंट्रल भी है। उसके बाद है, हाँ जी, डिफरेंट, हाँ, कुछ और लीगल इन्वायरमेंट में कुछ लॉ निकाले, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है, कौन से ईयर में, क्या ईयर था इसका, 1872, ठीक है जी, 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफेक्ट में आया था 1872 में। ये गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्या करे, मेंटेनिंग कर रखे, डिस्चार्जिंग रखे वेरियस ऑब्लिगेशंस को इस एक्ट में। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किया क्या क्या चीज की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलीस्ट 2 पार्टी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कम से कम 2 पार्टी का होना जरूरी है। वन कांट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन सेल्फ, एक अकेला बंदा किसी अपने साथ ही कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है, तभी वो क्या कहा जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक ने ऑफर किया हो और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टी हु इज मेकिंग द ऑफर
एक पार्टी कम से कम ऑफर वाली होनी चाहिए और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करने वाली होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशंस, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट में। विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। ये सब इसमें है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लीगल इन्वायरमेंट में एक लॉ है, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या है। फ्री कंसेंट, contract must be formed with the free consent both parties. Free consent include fraud, mispresentations, ठीक है, फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। लॉ फुल कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में आई है तो लॉफुल होनी चाहिए, विच आर इनफोर्सेबल एट ए लॉ, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1930। तो ये किसके ऊपर है? सेलिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया कम अंडर दिस एक्ट। जो गुड्स इंडिया में सेल की जाती हैं उन पे ये फॉलो होता है। दीज लॉ गिव ए फ्रेमवर्क फॉर सेल ऑफ द गुड्स इन इंडिया। सम ऑफ फीचर्स सेल सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, चलिए पढ़ते हैं क्या है। एटलीस्ट टू पार्टी, ऐसा नहीं है खुद को ही हम खुद को ही कोई चीज सेल नहीं कर सकते, कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है, जो कि एक पार्टी तो बायर हो और दूसरी पार्टी सेलर हो, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर सेल्स द गुड्स बिकॉज पर्सन कांट बाय हिज गुड्स हिमसेल्फ। कम से कम दो पार्टीज का होना इसमें जरूरी है, क्योंकि एक अकेला बंदा अपनी चीज खुद नहीं खरीद सकता। उसके बाद कंसिडरेशंस, देयर मस्ट बी मॉनेटरी कंसिडरेशन इन टर्म ऑफ इन रिटर्न ऑफ सेल। अगर आप सेल कर रहे हो तो उसके रिटर्न में आपको कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज कंडक्ट इज अ सेल, अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, उसके बदले में कुछ चीज ले रहे हो, ठीक है, मॉनेटरी मतलब पैसा नहीं ले रहे हो, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है जी, एक गुड्स का ऑन ए फ्यूचर डेट पर ऑल्सो कम अंडर द, इसके अंदर आता है अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको आने वाली उस तारीख को क्या दूंगा, आप गुड्स को सेल कर दूंगा, तो ये भी सी के अंदर आता है। इज गवर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये आता है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड होती हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज रादर देन एक्सनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्सनेबल क्लेम और मनी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, मूवेबल जो गुड्स होती है वही इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जिससे स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स आर गवर्न। उसके बाद है ट्रांसफर प्रॉपर्टीज। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में गुड्स मस्ट बी मूव फ्रॉम द सेलर टू बायर। हमारी जो गुड्स है वो सेलर से बायर के पास जाएगी, ठीक है, मूव करेगी। ट्रांसफर ऑनरशिप जो होगी वो ट्रांसफर होगी, उसके राइट ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द बायर टू द प्रॉपर्टी सेलर्स अंडर द एग्रीमेंट्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, 1932। A partnership relationship between the individuals who have agreed to share profit and loss of the business equally, ठीक है जी। तो वो एग्री हुए हैं कि उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एग्रीड इन मैनर्स कैरिड आउट बाय ऑल एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसको फॉलो करना होगा उसको। अगर उन्होंने इक्वली डिवाइड करने का कोशिश किया है, कोशिश नहीं, एग्रीमेंट किया है कि उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो इक्वली ही होगा, ठीक है जी। इसमें एटलीस्ट दो पार्टीज का होना जरूरी है। ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट्स फॉर ए पार्टनरशिप बिटवीन टू पार्टीज कैन रिटन एंड ओरल। जो एग्रीमेंट्स होगा, जो मतलब एग्रीमेंट का मतलब उन्होंने जो समझौता किया होगा कि हमारा प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर हमारे कितनी कैपिटल होगी, अगर हमारी कंपनी डूब जाती है तो किस तरह हमारा जो असेट्स है वो बांटी जाएंगी, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ जो है ओरल या फिर रिटर्न होगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइडेड होगा, ठीक है जी। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट इक्वली इन केस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया था तो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, इन केस जितना उन्होंने किया है उधर होगा, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी, पार्टनरशिप इन केस ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड। पार्टनर्स की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सम टाइम प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी उसकी यूज कर ली जाती हैं जब कंपनी डूबती है। उसके बाद वॉलेंट्री रिजाइनेशंस, मतलब अगर आप जाना चाहते हो तो आप खुद से, ठीक है, जा सकते हो अपनी इच्छा से। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट इट सेल्फ रिजाइन्स, ठीक है, वो खुद, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के लिए कि वो खुद क्या करे, रिजाइन करे। रिजाइन्स फॉर द पार्टनरशिप फर्म इंटायरली वॉलेंट्री, वॉलेंट्री है, डिपेंड करता है ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनर वेदर टू गेट द रिजाइन, वो क्यों रिजाइन दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट उसको मैटर करता है, वो वॉलेंट्री है, खुद अपनी इच्छा से जा सकता। पार्टनर्स पर्सन इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आर इंडिविजुअली, ऑल द पार्टनर्स जो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं पार्टनर्स, उनको क्या बोलते हैं, सॉरी इंडिविजुअल आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। इसे अगर जब ये पार्टनर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 3 पार्टनर्स या 2 पार्टनर्स थे, तो उसको क्या बोल देते हैं, फर्म बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है नेगोशिएशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881, ये भी एक लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें आते हैं, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं इसका फीचर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली जा सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आसानी से उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू द बियरर, ठीक है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, दैट आर ट्रांसफरेबल वन पार्टी टू अनदर। एक्ट, एक्ट इज ए मनी, नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है इन द सेम मैनर लाइक जैसे मनी, ठीक है, लाइक मनी इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक्ट करता है एज ए मनी की तरह। कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, ट्रांसफर of a negotiable instrument does not need any consent or does not need to give any kind of notice to the person at the time of transferring the instrument। जब वो नेगोशिएबल बिल या फिर इंस्ट्रूमेंट को किसी और को दे रहा है तो उसको दूसरी पार्टी की कंसेंट, सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है या फिर उसे नोटिस देने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट बताया था, ये न्यू वाला है, लेकिन पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, 1956, इसका फीचर पढ़ लेते हैं 2013 वाले का। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनीज एक्ट लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स लिमिटेड होता है, मीन अगर कंपनी डूब जाती है तो क्या है, कंपनी का डूब जाने के कारण जो उसके शेयर होल्डर्स थे उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज नहीं किया जाएगा। कंपनी अलग होती है, उसका ऑनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। उसका लीगल एनिटी, उसका खुद का एक लीगल एनिटी होता है, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल उसकी बॉडी होती है, ठीक है। लीगल प्रेजेंस होता है उसका, उसकी मोहर जो होती है वही काम करती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल शेयर इज पॉसिबल। पब्लिक मनी, इन केस ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में हम ट्रांसफरेबल पॉसिबल नहीं होता, इसकी एक कॉमन सील होती है जिसे मोहर बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब आया नया टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986, ठीक है। पहले ये वाला था, फिर इसको रिप्लेस कर 2019 कर दिया गया। पहले इस वाले को पढ़ लेते हैं। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था 1986 में, वॉज ऑल्सो रिफ्रेम, इसको रिफ्रेम कर दिया 2019 में। सब फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, चलिए इसके फीचर पढ़ लेते हैं। पहले क्या था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एम इसका क्या होता था, हमारे जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, एक्ट करना, इज टू प्रोवाइड जस्टिस, न्याय दिलाना कस्टमर को। दूसरा, ये प्रोवाइड करता था कस्टमर्स को विद राइट
पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर हेल्पफुल टू देम, एक राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, ठीक है जी, जिससे कस्टमर्स का मिसयूज नहीं हो सके, उसका शोषण ना हो सके। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर इंटरेस्ट को फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, उन सेक्टर्स से लाइक जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज कॉर्पोरेटिव सेक्टर से उसका इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड लाइक ऑल काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम दैम, ठीक है, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम दैम। उसके बाद बढ़ते हैं मोनोपोली, ये उसी का पार्ट था। अब है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 1969 से हम क्या बोलते हैं, MRTP, MRTP, सम ऑफ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ MRTP एक्ट, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। टू कंट्रोल द मोनोपोली, मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, टू प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर जो अच्छी ट्रेड प्रैक्टिस नहीं थी, मीन आप किसी को दबा रहे थे या फिर प्रोहिबिट कर दिया गया हो। प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्ट ट्रेड कॉम्पिटिशंस, जैसे कि मोनोपोली आपको मिल गई तो ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, ट्रेड प्रैक्टिस को क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, एंड प्रोहिबिट द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके बाद है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, द मेन एम ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आर reduce the adverse effect on the competition in the market, मार्केट पर कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया। मेंटेन कर दिया गया हेल्थी कॉम्पिटिटिव इन मार्केट, रिड्यूस कर दिया गया डोमिनेशंस ऑफ लार्ज प्लेयर इन द मार्केट, मेंटेन कर दिया गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर एवरीवन इन द मार्केट, कि आप आसानी से आ जा सकते हो इन द मार्केट। प्रोटेक्ट कर दिया गया इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग दैम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन सर्विसेज एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, कि आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी का सर्विस मिलना चाहिए। ओके, उसके बाद है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कितने सारे एक्ट, 1986, 1986, ये किसके ऊपर था, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। हार्मफुल इम्पैक्ट जो हमारे बिजनेस का पड़ रहा है, इससे हमारे एनवायरमेंट पर उसको इम्प्रूव करना है, ये जो हार्मफुल इम्पैक्ट वो कर रहे हैं उसको कम करें। अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट हैज पावर टू टेक रिक्वायर एक्शंस नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट फॉर द नेसेसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो उन्होंने इसको कम करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट निकाला कि एनवायरमेंट को हमें सेव करना है, तो उसके लिए रूल इसमें बनाए गए थे। इसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, क्या हो गया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, 1981 एक्ट निकाला एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी। प्रोवाइड्स रूल एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो सके। इसका एम था टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड इम्प्रूव करना था एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, एस्टिमेट करना था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बहुत सारे इंडस्ट्री जो है उसको प्लांट लगाना चाहिए रिक्वायर एरिया में, ठीक है जी। परमिशंस दी गई उनको, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निकाला आफ्टर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज, ठीक है जी। तो इसके लिए बनाया गया था स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि क्या निकालता है, रूल रेगुलेशन निकालता है। ओके, उसके बाद वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, तो अंडर दिस एक्ट लॉ आर मेड प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना था वाटर पॉल्यूशन को। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट निकाला 2010 में, ये हेल्प करता था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड फॉरेस्ट कन्वर्जन करने के लिए एंड नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद था, हाँ अब शुरू होता है ये जो एक्ट से, हाँ 1986, हाँ जी बिल्कुल, अब शुरू होता है हमारा जिसके लिए हमने
मैंने कहा था एक टॉपिक और कराऊंगी, उसको क्या बोलते हैं, ये है थर्ड टॉपिक। लीगल फ्रेमवर्क खत्म हुआ, अब शुरू होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एम था प्रोवाइड करना सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव स्पीडली रेडरेसल टू कंज्यूमर ग्रीवियंस। ठीक है, जो हमारे कंज्यूमर का मिसयूज हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को ठगा जा रहा है, उसको कम करने के लिए या फिर उसको बिल्कुल ही समाप्त करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट करता है, जो एक्ट है ये कवर करता है सारी की सारी गुड्स को, सर्विसेज को। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड होता है इसमें बहुत पार्टीज, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स की गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड होती है। की फोकस होता है इस एक्ट का प्रोटेक्ट करना था राइट ऑफ द कंज्यूमर को एंड प्रोवाइड करना था इफेक्टिव मैकेनिज्म टू रिसॉल्व देयर कंप्लेंट, कंप्लेंट को सॉल्व करना, जो कंज्यूमर्स की आई है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। ठीक है, उन्होंने जैसे कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया या फिर डिफिशेंट सर्विस हो गई, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे दिया, ये सारा कुछ इसमें आता था। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या था, लाइन गोल ऑफ द सेफ गार्डिंग ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर को सेव करना था बाय द रेगुलेटिंग बिजनेस, बिजनेस को रेगुलेट करके, सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट कर कर। ठीक है जी, कंज्यूमर कोड के थ्रू। उसके बाद क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किस तरह अप्लाई होता था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होता है विच सेक्टर्स, सर्विसेज एंड इंडिविजुअल्स इज क्वेरिकल। बोर्डली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बोलें तो एक्ट अप्लाई होता है ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर, जिसमें कि ऑनलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ, फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली। ठीक है, एक्ट अप्लाई होता है जैसे कि गुड्स पर परचेज की फॉर द सेल्फ यूज के लिए या फिर कंजप्शन करने के लिए, सर्विसेज लाइक यूटिलाइज की लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, अदर सर्विसेज, ऑल सेल्स जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वाइडली एप्लीकेबल होता है इन प्रोवाइडिंग ए यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि सबको एक तरह के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, लीगल प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर राइट। ठीक है जी, इसका ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, क्यों आया था ये। इसका ऑब्जेक्ट है, चलिए पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन करना था हमें कंज्यूमर्स को, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स from hazard goods and deficient services and unfair trade practice। जो ऑर्गेनाइजेशंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर ऐसी गुड्स जो कि ह्यूमन बीइंग को हजार्ड कर रही थी, उन सबको क्या करना था, हटाना था और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना था। प्रमोटिंग द कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर का जो राइट है उसको प्रमोट करना था। ठीक है, जैसे कि वो इंफॉर्मेशन का कोई राइट हो गया, 6 कंज्यूमर राइट इंक्लूड किए गए थे इसमें, जैसे कि सेफ्टी का उसका राइट है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन ले सकता है, चॉइस उसका, ऐसा नहीं है कि आप ये खरीद ही लो, उसका चॉइस है। रिप्रेजेंटेटिव, रेडरेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन। उसके बाद कंज्यूमर रेडरेसल, ये प्रोवाइड करता है सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्व द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को आसानी से सॉल्व किया जा सके। रेगुलेटिंग द ट्रेड प्रैक्टिस, टू कर्व एंड कंट्रोल द रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को कंट्रोल करना था। इसका ऑब्जेक्ट था कि एक्ट डेडिकेशन नॉट ओनली प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स बट ऑल्सो इंश्योर दे हैव द एडिक्वेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग देयर राइट्स। उसके बाद राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंज्यूमर्स इन द ग्रेड ऑफ फ्रेमवर्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर आर असाइनेड सर्टेन राइट्स, उसको कुछ राइट दिए गए थे, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द एक्ट, जिसका एक्ट का क्या थी, बैकबोन थी। कंज्यूमर ऑल्सो बियर सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी खुद की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है कि उसके पास राइट ही राइट है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी कि जिससे वो अपना खुद देखे कुछ परसेंट। ठीक है, वी टेक इन डेप्थ द राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में हम जाते हैं। चलिए, राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेफ्टी का राइट है उसका, कंज्यूमर हैज द राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस, वो खुद को अपने आप को सेव करेगा, अपनी लाइफ को हजार्ड होने से बचाएगा उस गुड्स से। राइट टू इंफॉर्मेशन, वो क्या कर सकता है,
उस गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल, क्लियर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ले सकता है, हेल्प जो उसको करेंगी डिसीजन लेने में। राइट टू चूज, उसे चूज करने का राइट है, वैरायटी ऑफ गुड्स देखेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस भी देखेगा और फिर चूज करेगा। राइट टू हियर, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो कंज्यूमर राइट है उसका कि उसको हियर किया जाए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इन वेरियस फॉरम्स। राइट टू रेडरेसल, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की केस में या फिर उसका एक्सप्लोटेशन हुआ है, कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रेडरेसल, वो रेडरेसल ले सकता है, ठीक है, सुनवाई करा सकता है एंड एसेस द कंपनसेशन, ठीक है, केस ले सकता है, केस, ठीक है, रेडरेसल कर सकता है और उसके बदले में कंपनसेशन ले सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उसे कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले सकता है, उसका राइट है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। चलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेते हैं कि राइट तो हो गया कि आप सेफ्टी कर सकते हो, आप सुनवाई करा सकते हो वगैरह वगैरह। अब आपका खुद का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? अवेयरनेस, आपको खुद को क्या होना पड़ेगा? अवेयर होना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर, खुद से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है, पूछ कर। देखो सबसे पहले क्या है, अवेयरनेस आपको होना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंड ऑलवेज रिमेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द गुड्स के बारे में। क्रिटिकल एनालिसिस, ऐसा नहीं है आपने इंफॉर्मेशन लिया फटाफट खरीद लिया, पहले उसका एनालिसिस करेगा तब खरीदेगा। फिलिंग द कंप्लेंट, ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट फिल ही नहीं की और मैंने कहा मैंने तो बोलकर कर दी, ऐसे नहीं है। आपको एक कंज्यूमर सफर, अगर एनी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसके साथ हुई है तो उसको फाइल करना होगा कंप्लेंट इमीडिएटली। क्वालिटी कॉन्शियसनेस, जागरूकता होनी चाहिए उसमें क्वालिटी को लेकर। हाँ जी, क्वालिटी को लेकर उसमें क्या होना चाहिए? जागरूकता होनी चाहिए। उसके बाद इकोलॉजिकल अवेयरनेस, कंज्यूमर शुड बी कॉन्शियस। कंज्यूमर क्या होगा? कॉन्शियस होगा, किसको लेकर? कौन से? कंज्यूमर क्या होगा? कॉन्शियस होगा। ओके, इकोलॉजिकल अवेयरनेस होना चाहिए इन्वायरमेंट को लेकर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फीचर्स क्या हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 नहीं चल रहा अभी ये, 1986। तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेवरल इसके फीचर्स हैं। चलिए, ब्रॉड कवरेज, ये एक्ट अप्लाई करता है ऑल द गुड्स पर, सर्विसेज पर, प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स हो, सबको यह लाता है। वाइड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इसमें बहुत बड़ा डेफिनेशन है। एक्ट इंक्लूड करता है नॉट ओनली दोज परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, उस गुड्स एंड सर्विस को ही केवल इंक्लूड नहीं करता, बट ऑल्सो यूजर ऑफ सच गुड्स, उस गुड्स का यूजर क्या था, कौन था, उसको भी, एंड प्रोवाइड द यूज विद द अप्रूवल और एक्चुअल बायर, सबको इंक्लूड करता है। रेडरेसल मैकेनिज्म्स एसोलाइज करता है 3 टायर डिस्प्यूट्स रेडरेसल मैकेनिज्म, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इसमें क्या है, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए फोरम है। एंड प्रोटेक्ट करता है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट एंड प्रोविजन ऑफ द कंज्यूमर एजुकेशन। नीड क्या हुई इसकी? सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर, हमें कंज्यूमर्स की सेफ्टी चाहिए थी। करब द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हमें रोकना था, जैसे कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, एंड हॉर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग को हमें रोकना था। प्रोवाइड करना था लीगल रिकोर्स, कंज्यूमर नीड लीगल रिकोर्स टू सीक द कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से जो उनका मान हानि हुई है, ठीक है, उसके लिए उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कराना था। प्रमोट करना था रेस्पॉन्सिबल कम्युनिज्म्स, तो एक्ट प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्म करता है consumerisms by enforcing right as well as such as right to inform the right to education। उसका प्रोसेस क्या है? टू फिल एंड कंप्लेंट, अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो उसका क्या प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग ए कंप्लेंट, आपको कंप्लेंट राइट करना होगा। कंप्लेंट नीड टू प्रोवाइड कंप्लेंट डिटेल, कंप्लेंट रिटर्न में देना होगा। दिस शुड इंक्लूड डिटेल ऑफ द ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन के बारे में डिटेल में देना होगा, प्रॉब्लम क्या थी आपकी, ठीक है, एंड रेडरेस आउट क्या था। फिलिंग द कंप्लेंट, अब आपको फिल करना होगा, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, गुड्स का क्या वैल्यू था, सर्विस का क्या वैल्यू था,
ठीक है जी। कंप्लेंट इज फिल्ड विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो तो आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। ठीक है जी। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ क्लेम, ये किस पर डिपेंड करेगी कि आपका जो क्लेम है वो कितनी वैल्यू का है। उसके बाद हियरिंग एंड डिसीजन, फिर उसकी हियरिंग होगी। कमीशन विल हियर द केस, वो सुनवाई होगी उसकी। प्रोवाइड डिसीजन, और फिर उसको डिसीजन मिल जाएगा। इफ कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो कंप्लेंट जो उसने की थी उससे डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर कोर्ट में। ओके, उसके बाद चलिए डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ऑन द बेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, और 2019 में छोटा सा डिफरेंस है, उसको पढ़ लेते हैं। कमीशन, कमिश्नर एंड जुडिशियंस कौन होते हैं इसका? मॉनेटरी वैल्यूज। देखिए, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हमारा नुकसान हुआ है 0 से 20 लाख तक, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना कंप्लेंट करेंगे। अगर हमारा जो नुकसान है वो हुआ है 20 लाख से, मीन हमारी जो अमाउंट थी वो कितनी की थी? 20 लाख से 1 करोड़ तक की थी, तो हम स्टेट लेवल पर जा सकते हैं। अगर 1 करोड़ से अबव थी तो हम नेशनल लेवल पर कंप्लेंट कर सकते हैं, पहले 1986 में। लेकिन 2019 में क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म 0 से 1 करोड़ हम डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट करा सकते हैं। स्टेट पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, अगर 10 करोड़ से अबव है तो हम नेशनल लेवल पर अपना कंप्लेंट करा सकते हैं। Criteria: earlier MRP was the criteria to decide the judicials, precautionary decisions को डिसाइड करेगा। इसमें नो डिस्काउंट प्राइस, इसमें कोई डिस्काउंट प्राइस नहीं था। ठीक है जी। वेयर द फाइल इज कंप्लाइंट, वेयर द सेलर हैज ए ऑफिस, सेलर का जो ऑफिस है, द सेलर रीसाइड, वेयर द कंप्लाइंट द बायर। चलिए थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं 1986 को। ठीक है 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर रेडरेसल फॉर्म कौन कितनी फॉर्म होती है? इसका 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डिस्ट्रिक्ट, फिर होता है स्टेट, फिर होता है नेशनल। डिस्ट्रिक्ट का जो आता है वो आता है सेक्शन 10 में। ये सोलाइज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर कंट्री का जितना भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें ये स्टेबल होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ जी, और ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट इन स्टेट बाई नोटिफिकेशन, स्टेट के द्वारा ये एस्टलाइज किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया जाता है। ओके, उसके बाद है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। इसमें कौन होते हैं? हु इज अ पर्सन हैज बीन द क्वालिटी टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, वो कौन होना चाहिए? इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। सेल बी द प्रेसिडेंट, जो इसका क्या बनेगा? प्रेसिडेंट बनेगा। ये कौन होना चाहिए? हाई कोर्ट जज, जो इसका क्या बनेगा? प्रेसिडेंट बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, जो नेशनल लेवल का क्या बनेगा? प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद मेंबर, इसका 2 मेंबर थे, ठीक है, और 2 मेंबर और 4 मेंबर, इसमें 2 थे और 2 और 4। एज कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 35, नॉट लेस देन 35 एंड नॉट लेस देन 35। उसके बाद पोस्ट टू बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटीज, उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एबिलिटी क्या होनी चाहिए? एडिक्वेट उसे नॉलेज होना चाहिए, 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग करने में इकोनॉमी एंड अकाउंटेंसी एंड इंडस्ट्रीज, पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ऐसे ही इनमें है सेम से। अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एवरी अपॉइंटमेंट अंडर द सेक्शन, इस सेक्शन में किस तरह होगी? शैल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसका अपॉइंटमेंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के बेस पर। कंसिस्ट द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन होगा इस कमेटी में? प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होगा। सेक्रेटरी लॉ होगा, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट मेंबर, सेक्रेटरी इन चार्ज होगा ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद एंड कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट मेंबर्स। ओके, उसके बाद ऐसे ही इसमें सेम सेम है, इसमें थोड़ा अलग था। ये कौन सा? नेशनल लेवल। इसमें प्रोवाइड करेगा ये जज, सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जज द सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन। ए पर्सन हु इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन होगा वो। ठीक है, नोटिफाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद
सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मेंबर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डीलिंग विद द कंज्यूमर मेंबर्स अफेयर्स इन द गवर्नमेंट। उसके बाद है लिमिट कितनी है, इसमें 20 लाख था, इसमें 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से अब, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं टेरिटोरियल लिमिट्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द स्टेट एंड विद इन द कंट्री। अपील 1 कंप्लेन, इसने क्या दिया? डिसीजन दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ने डिसीजन दिया। विद इन 30 डेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजन के 30 दिन बाद अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो स्टेट में। कब कर सकते हो? आफ्टर डिपोजिट कितने? 25,000 देने होंगे, या फिर जो जितनी आपकी अमाउंट थी उसका 50% विच इज लेस, तब आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप स्टेट लेवल से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप किस पर जा सकते हो? नेशनल लेवल पर। आफ्टर 30 दिन, 30 डेज के बाद, स्टेट लेवल का डिसीजन आने के 30 दिन के बाद आप जा सकते हो नेशनल लेवल पर, बट आपको डिपॉजिट कराने होंगे 35,000 रुपए या फिर 50% ऑफ द अमाउंट विच इज लेस। अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आफ्टर डिपोजिंग द 50,000 और 50% ऑफ अमाउंट विच इज लेस। उसके बाद चेयरमैन कौन होगा? इसका मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसका चेयरमैन होगा, इसका स्टेट गवर्नमेंट होगा, इसका कलेक्टर होगा, ठीक है। ये है हमारा कंज्यूमर काउंसिल। चेयरमैन कौन होते हैं? सेंट्रल लेवल का मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसका स्टेट गवर्नमेंट, इसका कलेक्टर होता है। मीटिंग एटलीस्ट वंस इन ईयर, कम से कम साल में एक बार तो होनी चाहिए। एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर। उसके बाद इसका मेंबर कितना होता है? कम से कम एक मैक्सिमम 150 होते हैं, मैक्सिमम 10 होते हैं इसका, और इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। समझ में आया? ये कौन सा था? 1986। कौन सा था? 1986। अब पढ़ेंगे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अमेंडमेंट कर दिया गया था ना उसमें, तो 2019 आ गया था, ठीक है। चलिए इस एक्ट को भी पढ़ाई देती हूँ, कंप्लीट हो जाएगा ये। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, ये फोर्स में आया था जुलाई 2020 में। इसको रिप्लेस कर दिया गया था। इसको रिप्लेस करता है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को क्या करता है? ये रिप्लेस करता है, ठीक है जी। ये इंपोर्टेंट होता है फॉर द इंडिया। चलिए क्या क्या है इसमें पढ़ते हैं। देखिए ये अगस्त 2019 में इंटेक्टमेंट किया गया था। इसका ईयर 2019 था। शॉर्ट टाइटल इसका क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एंड लॉन्ग टाइटल क्या था इसका? एन एक्ट प्रोवाइड करता था प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। और पर्पस इसका क्या था? एसलाइज करना अथॉरिटीज फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ठीक है जी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मिनिस्ट्री थी, डिपार्टमेंट इसका था कंज्यूमर अफेयर। इसका नीड क्यों पड़ी नए एक्ट की? डिजिटल एज, a new era of commerce and digital branding as well as new set of customer expectations। नया सब कुछ है, डिजिटल हो गया है, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन होने के कारण ये प्रोवाइड करता है AGSS एंड लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ चॉइस, ठीक है जी। कन्वीनियंट पेमेंट ऑफ मैकेनिज्म्स, इंप्रूव करता है सर्विसेज को एंड शॉपिंग एज ए कन्वेंशंस, ठीक है। इसके लिए ऑल्सो चैलेंजिंग बढ़ गए थे, इसके लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना था, इसलिए ये लॉ आया। ओके, उसके बाद इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर। बेसिक एम होता है इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये एसलाइज करता है अथॉरिटी फॉर द टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उसको प्रोवाइड करे डिस्प्यूट आसानी से सॉल्व हो जाए। राइट क्या है इसके? देखिए कंज्यूमर्स का राइट होता है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकता है गुड्स एंड सर्विस के बारे में, ठीक है, इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, ठीक है, पोटेंसी, प्राइस, स्टैंडर्ड ऑफ द गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसका राइट है।
उसके बाद प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हिजार्ड्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित रखना गुड्स के गलत प्रभाव से। राइट करना, अपने आप, इसका राइट है कि प्रोटेक्शन कर सकता है वो अपने आप को गुड्स के डेंजरस इफेक्ट्स से, अपनी लाइफ को और प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, कंज्यूमर हैव द राइट टू असेस द वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है, वो वैरायटी ऑफ गुड्स को देख सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइस को देख सकता है। उसका राइट है कि वो राइट टू रेडरेसल करा सकता है। चलिए इसका फीचर पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हो गया, कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या है, एज पर दिस एक्ट के अनुसार पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं, हु एबल द सर्विस, उसे अवेलेबल कराई जाती हैं सर्विसेज, एंड बाय करता है वो एनी गुड्स को फॉर द सेल्फ यूज के लिए, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। इफ ए पर्सन बाय एनी गुड्स, उसको गुड्स तो उसने परचेज कर ली, एंड अवेलेबल एनी सर्विस, उससे सर्विस अवेलेबल कराई फॉर द रीसेल करने के लिए, किसी और को कॉमर्शियल पर्पज के लिए उसने परचेज की, सी ही इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर हम उसे कहेंगे जिसने वो गुड्स कंज्यूम की हो, अगर वो रीसेल के लिए कर रहा है तो उसको कंज्यूमर नहीं करेंगे। इसमें कवर होते हैं ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल ऑफ मार्केटिंग इसमें इंक्लूड होता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटीज, इसमें हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज एसोलाइज होती है, जो कि एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। ये प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है, इन्फोर्स करती है राइट का, जो कंज्यूमर्स का राइट होते हैं, रेगुलेट करती है, ठीक है, रेगुलेट केस रिलेटेड टू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है तो उसको रेगुलेट करती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है, वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट का कोई शोषण कर रहा है तो उसको। CCPA give wide range of powers, क्या होती है, CCP have the right, उसके पास sue, वोटो एक्शन, वो sue करा सकती है, केस कर सकती है, रिकॉल द प्रोडक्ट को रिकॉल करा सकती है, ऑर्डर कर सकती है रीइंबर्समेंट के लिए और द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस को लेकर, कैंसिल कर सकती है लाइसेंस, इम्पोज कर सकती है पेनल्टी, ठीक है जी, बड़ा पावर इसके पास, तो फाइल कर सकती है क्लास एक्शन सूट्स, तो इसके पास इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, इसके बहुत सारे ये राइट होते हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन, जिसे हम CDRCS बोलते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन एक्ट हैज द प्रोविजन ऑफ एसोलाइज्ड कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन, इसमें होता है एट ए नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को देखता है। एज पर नोटिफाइड द रूल्स, इसमें रूल्स होते हैं। स्टेट कमीशंस विल फर्नाइज इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट देता है सेंट्रल को, ठीक है, ऑन द क्वार्टरली बेस पर, वैकेंसी, डिस्पोजल्स एंड पेंडेंसी इन केस ऑफ अदर मैटर्स। हाँ जी, क्या क्या कंप्लेंट विल एंटरेन, इसमें क्या क्या इंटर होती हैं, सारी की सारी कंप्लेंट, जैसे कि रिलेटेड टू किससे, ओवर चार्जिंग या डिसेप्टिव चार्जिंग, आपसे कोई गुड्स का ज़्यादा चार्ज कर लिया तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। अनफेयर या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, इस सेल ऑफ द हजार्ड गुड्स, आपको नुकसानदायक गुड्स सर्विस जो है वो सेल करती, जो आपकी लाइफ के लिए खतरनाक थी। सेल ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विस, डिफेक्टिव सेल कर दी, तो इसका आप कंप्लेंट करा सकते हो, ठीक है जी। एज पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन रूल, देयर विल बी नो फीस फॉर फिलिंग इन केस ऑफ अप टू 5 लाख, अगर आप 5 लाख तक कंप्लेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। समझ में आया, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। हाँ जी, ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट का आपको ई फिलिंग करना होगा। देन न्यू एक्ट प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी कंज्यूमर्स को कि वो फाइल कर सकते हैं अपना कंप्लेंट विद द जुडिशियल कंज्यूमर फॉर्म्स लोकेटेड एट द प्लेस, जहाँ पर वो रहते हैं उधर से ही वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। अर्लियर कंडीशन वेयर द कंज्यूमर हैड द फाइल ए कंप्लेंट, जिस प्लेस पर वो रह रहे हैं, परचेज की है, एट द प्लेस ऑफ परचेज, जहाँ से उन्होंने परचेज की उधर ही वो अपना कंप्लेंट करा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है जी। इस किधर जाकर, सेलर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जहाँ उसका क्या है, ऑफिस है, ओके। ये कंटेंट करता है एसोलाइज प्रोविजन फॉर द कंज्यूमर्स टू फाइल कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली एंड हियरिंग एंड एग्जामिन द पार्टीज एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इसका जो कंप्लेंट है उसका रिजल्ट आ सकता है। मतलब पहले तो जाकर फिल करना होता था पेपर से,
अब ई फिलिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड पैनल कंसोर्टियम एक्ट एज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी। मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, एंड प्रोडक्ट सेलर्स जो होते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबल होंगे कंपनसेशन के लिए फॉर इंजरी और डैमेज हुआ है आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट के कारण। अगर सर्विस जो आपने प्रोवाइड की या फिर आपने जो प्रोडक्ट दिया उससे आपके कस्टमर को क्या हो गया है, इंजरी हो गई है या फिर कोई डैमेज, उसका कुछ नुकसान हो गया है, तो उसके लिए आप कंपनसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो प्रोविजंस विद इन द स्कोप, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर प्रोडक्ट सेलर जो होंगे फॉर एनी क्लेम एंड कंपनसेशन देंगे वो इन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट सेलर्स इंक्लूड द ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी कंपनसेशन देंगे। पेनल्टी एंड मिसलीडिंग, CCPA एनी इम्पोज पेनल्टी ऑन ए मैन्युफैक्चरर्स, पर कोई पेनल्टी उसने लगा दी, उसका प्रोडक्ट उसने सेल किया था, वो कंज्यूमर्स को हार्मफुल था, तो उसने कंप्लेंट की तो उसने पेनल्टी लगा दी। इंडोर्सर्स पूरे फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के कारण भी हो सकता है। CCPA में ऑल्सो सेंटेंस देम टू इम्प्रिजमेंट, तो जेल भी करा सकते हैं आपको। समझ में आया? अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो हो सकता है वो आपको जेल भी करा देंगे। प्रोविजंस फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस, न्यू एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर मेडिएशंस, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स, कुछ और भी डिस्प्यूट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देयर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन फिक्स इन द रूल्स, तो रिसेंटली नोटिफाई किया गया है रूल्स। कंप्लेंट विल बी प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर कमीशन फॉर द, उसको देखने के लिए कंज्यूमर कमीशन के पास जाएगी। वेयर द स्कोप ऑफ अर्ली सेटलमेंट एग्जिस्टेंस पार्टी एग्री टू इट, एग्री होंगी उसको देखेंगी, ठीक है, तो उसके बाद उसका रीजन निकल कर आएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पढ़ रहे थे हम, ये होता क्या है। द न्यू एक्ट ने अथॉरिटीज जो थी उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को भी बताया है। द एक्ट इंट्रोड्यूस ए ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस which also include sharing of the personal information given by the consumer। अगर कंज्यूमर ने अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना फोन नंबर किसी गुड्स को परचेज करने से, हमने मीशो से कुछ खरीदा, हमने उधर अपना पर्सनल नंबर दिया, आईडी दी अपनी, और उन्होंने वो पब्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, शेयर ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, आपका केस हो सकता है। समझ में आया? उसके बाद है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसमें भी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, CCPA एस्लाइज करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। ये एस्लाइज क्या करता है, इसने ही CCPA ने CCPC बनाया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये क्या है, एज ए एडवाइजरी बॉडी है ऑन द कंज्यूमर इश्यूज पर, इशू आते हैं उन पर ये क्या देती है, एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। एज पर नोटिफाइड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो रूल एंड सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल वुड बी हेडेड, हेड है उसका किसका, ठीक है, वुड बी हेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इन सबके साथ एज ए वाइस चेयरमैन, एंड 34 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। कौन कौन होता है इसमें, देखिए इसका हेड होता है CCPA, देखिए CCPC सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वुड बी हेड बाय द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा किसको हेड बनाया गया है, CCPC हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का, ठीक है। इसमें 34 मेंबर्स और होते हैं। ये काउंसिल्स में 3 इयर्स के लिए होती हैं, एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, 2 states for each regions, north, east, west, south, and ERA. They are also provide the heavy working groups among as the member in special tasks. Applicability कैसे होती है? Act is apply all the goods and services पर, unless product and service specifically debarred out of the scope of this act, से बाहर होंगी उस पर ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है जी।
ये राइट ऑफ द इक्वलिटी, राइट ऑफ द लाइफ, राइट ऑफ द फ्रीडम, राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट ऑफ द फ्रीडम, एक्सप्लोटेशन से अगेंस्ट राइट है उस कंज्यूमर का, कल्चर एजुकेशन राइट वही राइट है। ठीक है, ई कॉमर्स सेक्टर एम्पावर ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, थोड़ा सा बचा है, पढ़ लीजिए। तो इधर थे हम, अरे रुकिए ना, हाँ जी, ई कॉमर्स पर थे। तो ई कॉमर्स सेक्टर्स क्या होता है, ठीक है जी। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स जो होंगी इंक्लूड की थी इसमें। तो ई कॉमर्स हैज़ बीन वाइटनेसिंग एंड रिसेंट ईयर में ही इसको इंक्लूड किया गया है। इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट बहुत ज़्यादा फैल गई है, ग्रो कर किया है इसने। यूएस से डॉलर 200 मिलियन 2026 तक ये हो जाएगी। तो इसलिए ई कॉमर्स का पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया। अपलोडिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर विल बी एक्सक्लूसिव लॉ डीलिंग विद द प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी के साथ डील करता है। प्रोडक्ट लायबिलिटी डिटरमाइन करता है मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या डिलीवरी की, क्या डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया, ठीक है, उसके लिए प्रोडक्ट के लिए वो क्या रेस्पॉन्सिबल है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, मतलब दूसरे भी ऑप्शन है जिससे वो उसको क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम बॉन्ड रेडिसल्स, तो लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग कंज्यूमर कंप्लेंट जो थी कंज्यूमर कोर्ट्स में, उनको क्या किया गया, हैव बीन कॉमन अक्रॉस द कंट्री। द न्यू एक्ट सिंप्लीफाई रिसॉल्व एंड प्रोसेस कैन ऑल्सो सॉल्व द कंज्यूमर ग्रीवेंस स्पीडली, बहुत जल्दी, टाइमली बॉन्ड, मतलब जो कंप्लेंट आई उसका टाइम से ही आपको रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्सिबल इंडोर्समेंट्स, द न्यू एक्ट फिक्स लायबिलिटीज ऑन इंडोर्सर्स consider that they have been the homeless instance recent the past years। तो इसमें रेस्पॉन्सिबल इंडोर्समेंट्स का भी केस है। प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ओके, स्टेट रेगुलेशन इम्प्लीमेंट चैलेंजेस भी इसमें इंक्लूड है। ओके, उस चलिए अब मैं इसका कुछ और पार्ट बता देती हूँ आपको जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2000 लिखकर बताऊंगी, ठीक है, कंज्यूमर एक्ट 2019। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें सारी की सारी गुड्स आती हैं, सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड्स क्या आती हैं, ऑल गुड्स इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती। कौन नहीं होती, एक्सक्लूड होती हैं। कौन कौन, फ्री एंड पर्सनल सर्विसेज, ठीक है जी। उसके बाद इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं मेंबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। इसके जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें होता है डिस्ट्रिक्ट पर 2 और स्टेट पर 4 और नेशनल पर 4। ओके, उसके बाद इसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना कंप्लेंट कर सकते हैं, 1 करोड़ तक, ठीक है। और स्टेट लेवल पर 1 करोड़ से 10 करोड़, ठीक है। और नेशनल लेवल पर अबव 10 करोड़, इसको हम कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलिए ये हो गया हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम कल देख लेंगे, अदरवाइज अब मिनी सीरीज होगी इस क्लास के होने के बाद। मिनी सीरीज आती है जो, उसको हम करेंगे जो, ठीक है जी। मैंने आपको बहुत सारा सिलेबस कराया आज, धीरे धीरे इस तरह हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फॉर द एनटीए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द क्लासेस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं इन कॉमर्स,
तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्लास है और यूजफुल चैनल है, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है रिलेटेड टू यूजीसी। थैंक यू सो मच अगेन।